हाँ, तो देश के नौनिहाल छात्रों, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सपना सिर्फ देखना नहीं है जी, करना भी है। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंख से कुछ नहीं होता जी, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। समझे बच्चों? क्या समझे? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हाँ, तो बच्चों हौसला बनाए रखें। और अब आगे का हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत यानी धन्यवाद देता हूँ। और ये आज का मेरा टॉपिक क्या है सो आप देख लीजिए। 2016 का 5वां प्रश्न, इंटर एग्जाम 2016 का 5वां प्रश्न है। और ये क्या है प्रश्न भाई? 2 नंबर का आया हुआ था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इसकी शर्तें क्या है। बस 2 सवाल है। एक तो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, 1 नंबर आपको इस पर मिलने वाले हैं, और इसकी शर्तें क्या है। हाँ, तो इस तरह से भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, तो बच्चों देखो, यह सघन माध्यम में आपतन कोण, सघन माध्यम में आपतन कोण जब क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है ना, क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है, तो किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसी घटना को कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। हाँ, तो देखो बच्चे, पहले ये देखो, ये कांच है, शीशा है, और ये है सघन माध्यम। कांच क्या है? सघन माध्यम। ऊपर देखो, ये है हवा, ये है विरल माध्यम। यानी इसके कोण जो हैं, हवा के कोण दूर दूर पर हैं और कांच के कोण नज़दीक नज़दीक पर हैं। तो ये है सघन माध्यम और ये हवा है विरल माध्यम। तो आप देख रहे हैं नंबर 1 हमने यहाँ दिया है। तो ये 1 नंबर की जो किरण इस सघन से विरल की ओर जो जा रही है, कहाँ से? सघन से विरल से। तो ये विरल में ठीक ये अभिलंब से, ये अभिलंब है, और इस अभिलंब से 90 डिग्री के कोण पर चल रही है ना। अभिलंब से 90 डिग्री के कोण पर यह अपवर्तित हो रही है। तब इस कोण को, सघन में जो सी बना है, इस कोण को हम कहते हैं क्रांति कोण। यानी पिछले वीडियो में हमने अच्छा से समझाया है क्रांति कोण क्या है, तो फिर से समझ लो। वह आपतन कोण, वह आपतन कोण, आपतन कोण किसको कहते हैं? देखो, आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। परावर्तन कोण किसको कहेंगे? ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो देख लो भाई, यह एक ऐसा आपतन कोण है सी, जिसके लिए अपवर्तन का कोण है 90 डिग्री। तो जब वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो, इस आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांति कोण। और 90 से अधिक या कम हो जाएगा तब ये क्रांति कोण नहीं कहा जाएगा। क्रांति कोण तभी कहा जाएगा जब अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो, है ना। क्रांति कोण कहने के लिए ये 90 डिग्री अपवर्तन का कोण होना चाहिए। हाँ, तो बच्चों एक बार आपने देख लिया कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो, क्रांति कोण कहलाता है। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए आगे, कहता है कि सघन माध्यम में आपतन कोण जब क्रांति कोण से बड़ा हो जाए। तो देख लीजिए, ये आपतन कोण इस सी क्रांति कोण से अब बड़ा हो गया, है ना। ये बड़ा हो गया, सी से ये कोण बड़ा हो गया, इसका नाम हमने 2 दिया है। तो अब बताओ आप ही भाई कि जब ये आपतन कोण बड़ा हो जाएगा तो अपवर्तन कोण भी तो बड़ा हो जाएगा। तो अब देखो, ये तो 90 डिग्री था, अब उससे भी यहाँ बड़ा हो गया। ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। यानी
अब ये कोण जो है इस प्रकार इतना बड़ा हो गया है ना। तो अब आपने देखा कि 2 नंबर के लिए जब आपतन कोण बड़ा हो गया तो ये अपवर्तन कोण भी बड़ा हो गया है ना। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि यह जो 2 नंबर की किरण चल रही है वो शीशा से चली और शीशा में ही वापस हो रही है ना। तो इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, कि जिस माध्यम से वो चली उसी माध्यम में वापस हो जाए, तब इसको कहेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन। और इसका शर्त है भाई, देख लो फिर से एक बार, सघन माध्यम में आपतन कोण जब क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है, तो ये क्रांति कोण C है और उसे ये आपतन कोण 2 नंबर जो है बड़ा हो गया है ना। तो क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है। हाँ तो बच्चों, अब ये है कि पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, यह भी शर्त को आपको समझना है। तो शर्त के लिए देख लीजिए, पूर्णांतरिक परावर्तन का शर्त यही है कि किरण को सघन से विरल में जाना चाहिए। देख लो, कांच क्या है, सघन है 2 नंबर और ये विरल हवा की तरफ जा रही है। तो पहली शर्त यही है कि प्रकाश को, यानी प्रकाश की किरण को सघन से विरल में जाना चाहिए। और दूसरा शर्त ये है कि ये जो आपतन कोण है इसको क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। ये जो आपतन कोण आप देख रहे हैं ना, ये C से बड़ा है ना। तो 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। तो देख लो, सघन माध्यम में ये आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा है ना। तो इस तरह से ये 2 शर्तें हो गया। अब चलते हैं भाई, ये 2021 का 19वां प्रश्न है। इसमें केवल पूछा गया था कि पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, तो आपको केवल शर्त ही दे देना था। वो शर्त क्या है भाई, कि प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। अब आते हैं भाई पूर्णांतरिक परावर्तन के कुछ प्रभाव। इसके क्या क्या प्रभाव हैं, इफेक्ट्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए भाई, मरीचिका है ना, मरीचिका माइरेज रेगिस्तान में पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब का दिखाई पड़ना। आप देखेंगे कि कभी कभी रेगिस्तान में उल्टा पेड़ का प्रतिबिंब दिखाई देता है, पानी जैसा नजर आता है। ये सब मृग मरीचिका है। और इस का कारण क्या है, बस यही है पूर्णांतरिक परावर्तन का प्रभाव, है ना। तो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका बनता है। रेगिस्तानों में लगेगा कि वो पानी है, पानी में उल्टा प्रतिबिंब पेड़ों का बन रहा है, तो उसी को कहेंगे मृग मरीचिका, है ना। और तो मरीचिका यानी माइरेज का बनना पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित है। और दूसरा है हवा के बुलबुले का सफ़ेद और चमकीला दिखाई देना। आप हवा का बुलबुला, बच्चे खेलते हैं तो कभी कभी निकालते हैं साबुन से या किसी चीज़ से, तो हवा का जो बुलबुला होता है वो सफ़ेद और चमकीला दिखाई देता है, वो भी होता है पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत से। और तीसरा नंबर हमने दिया हीरे का चमकना। और हीरा खूब चमकीला दिखाई देता है, क्यों चमकता है भाई, तो उसमें भी है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, उसी का प्रभाव के कारण यह हीरा भी चमकता है। हाँ तो बच्चों, अब अगला 2016 का प्रश्न, 2016 का 13वां प्रश्न और में अथवा में आया था, ये क्या कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन सके। हाँ तो बच्चों, एक बात तो आपको याद दिलाना हम भूल ही गए, हो सकता है आप भी भूल गए होंगे। अरे भाई तो भूलिए नहीं, वो क्या है, वो तो वही है जो मैं प्रतिदिन कहता हूँ, लाइक करना, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और इसमें अपने दोस्तों को भी दावत दीजिए भाई, दोस्तों को भी उसके इसमें से कुछ खिलाइए पिलाइए, है ना। तो अब आप भूलेंगे नहीं, लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। तो चलते हैं फिर आगे की तरफ। 2016 का 13वां प्रश्न, 15 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, देख लीजिए F बराबर क्या है, 15 cm,
और कहता है कि कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, यानी यू वस्तु की दूरी हमें निकालनी है, यू का वैल्यू है ना, यू से हम लिखते हैं वस्तु की दूरी को, कि उनका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। 3 क्या है, ये 3 गुना क्या है, आवर्धन है। तो देखो ये आवर्धन होता है m बराबर v बाई यू, यह आवर्धन का फॉर्मूला है m बराबर v बाई यू। तो m का मतलब हुआ 3 गुना, है ना, 3 गुना ये है आवर्धन, और v को लिख दिया, u को लिख दिया, और u जो भाग है इसको हमने इधर आकर के गुणा कर दिया, तो हो गया 3u इक्वल टू v, या इसको नंबर 1 बनाया। अब आपको देखिए लेंस के सूत्र से होता है 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये है लेंस का सूत्र जो पिछले वीडियो में हमने बताया है। तो आइए 1/f, f क्या है, फोकस दूरी है, तो देख लीजिए फोकस दूरी कितना था 15, तो हमने f के जगह पर लिख दिया 15, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ पर v का मान हमने 1 समीकरण में निकाला है 3u, तो देख लीजिए यहाँ पर हमने 3u लिख दिया, और यहाँ भी लिख दिया है कि समीकरण 1 से v बराबर है 3u, समीकरण 1 में v बराबर है 3u, तो 3u हमने लिख दिया, और फिर इसको हमने उतार दिया, फिर इसको हमने उतारा, और 3u और u का एलसीएम लघुत्तम लिया, तो 3u हो गया। अब आप ये भिन्न का जोड़ घटाव अगर जानते हैं तो ये हर से इस एलसीएम को कटाया जाता है, तो ये कटाने के बाद 1 आएगा, और 1 से 1 में अंश में यानी गुना करेंगे तो 1 आएगा, और फिर u से इस हर से हम इस एलसीएम में भाग देंगे, यानी u से u कटेगा तो 3 आएगा, और इस 3 को हम 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। ये तो भिन्न का जोड़ घटाव है जो पीछे से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो अगर नहीं भी जानते हैं तो यहाँ जान लीजिए कि हर से लघुत्तम में भाग दिया जाता है, जितना बार में कटता है अंश में गुना कर दिया जाता है, यही प्रक्रिया होती है। फिर इसको हमने यहाँ उतार दिया, 1 में से 3 घटाए तो -2 बचेगा, और फिर इसको यहाँ उतार दिया। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी तिरछा तिरछी गुना, 3u को 1 में तो 3u हो गया, और 15 दूनी 30, ये -30 हो गया, है ना। तो अब हम इसमें से u का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 3 को ले जाकर भाग देंगे, है ना, -30, अब बाटा में यह 3, और 3 से आप इसको कटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 3 दहा 30 हो जाएगा, होगा ना जी। तो 3 दहा 30, तो ये -10 ये में रखा, तो ये क्या है, u क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यानी वस्तु की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है। तो वही तो पूछा था कि कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, तो अतः वस्तु को लेंस से 10 cm की दूरी पर रखा जाएगा, है ना, वस्तु को लेंस से 10 cm की दूरी पर रखा जाएगा, और ये माइनस बताता है कि लेंस से बाएं साइड में रहेगा, है ना, लेंस से बाएं साइड में रहेगा, ये माइनस बताता है। तो अब हम इस प्रश्न को तो हल कर लिए भाई, वस्तु को लेंस से 10 cm की दूरी पर रखा जाएगा। हाँ तो बच्चों, लगता है आप हमारी वीडियो को समझ लिए होंगे, और समझ लिए होंगे, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू बच्चों।